हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी विथ मनीष में। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूं जिनसे आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। आप चाहे तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अभी हाल ही में NTPC-CBT 1 हुआ है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न इन टॉपिक से बने हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये सब टॉपिक्स करा दूं। और आपके आने वाले NTPC-CBT 2 हैं, जुलाई में आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है, तो रेलवे की दृष्टिकोण से तो ये टॉपिक्स और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ये टॉपिक्स आपके SSC एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप रेलवे या SSC जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। और एक अनुरोध रहेगा दोस्तों आप लोगों से कि अगर आपको लगे कि आपकी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपकी जानकारी से पढ़े, यानी कि जो आपको पता नहीं है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, स्थान साधु बेट द्वीप सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत। आधार के साथ इसकी कुल ऊंचाई 240 मीटर यानी कि 787.40 फीट हो जाती है। इसके शिल्पकार राम बंजी सुतार हैं। निर्माण कंपनी L&T है। कुल लागत 2400 करोड़ और अतिरिक्त 650 करोड़ रख रखाव पर। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों ये प्रतिभा सरदार पटेल जी को समर्पित है। सरदार पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार पटेल की ही प्रतिभा है ये। तो दोस्तों ये तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि इसकी लंबाई 183 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आइए सरदार पटेल के बारे में जान लेते हैं कुछ। सरदार पटेल का पूरा नाम दोस्तों वल्लभ भाई झावेड़ भाई पटेल था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह 1928 में मिला था। एक और भी क्वेश्चन आते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, और भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी के परीक्षाओं में आगे पूछ सकता है दोस्तों, जो आप सब शायद नहीं जानते हो। दोस्तों इसकी लंबाई जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर क्यों है। तो दोस्तों इसके पीछे एक कारण है। 182 मीटर इसीलिए है दोस्तों क्योंकि आप देखेंगे कि गुजरात विधानसभा की सीट 182 है और इसीलिए इसकी लंबाई को 182 मीटर रखा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए अलग हो सकती है क्योंकि दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इस तरह से सरदार पटेल ने भारत यानी अखंड भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो सरदार की उपाधि ने बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दिया था, ये आपने जान ली। दोस्तों सवाल आता है कि अंतरिम सरकार जब बनी थी 1946 में, तो वो सरदार पटेल को कौन सा मंत्रालय मिला था। तो सरदार पटेल को गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। संविधान निर्माण के समय जो समितियां बनी थी तो किस समिति के अध्यक्ष थे, ये भी प्रश्न आता है। तो सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सरदार पटेल। दोस्तों इनसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को ही हम लोग मनाते हैं। यह किसकी याद में मनाया जाता है, तो सरदार पटेल की। यह 2014 से मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में देखने को मिला है दोस्तों कि हम लोग भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं, तो 2014 से मना रहे हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जो कि सरदार पटेल से रिलेटेड है कि दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था। तो ऑपरेशन पोलो, याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन पोलो।
और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरदार पटेल की ही अहम भूमिका थी। सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? तो सरदार पटेल को दोस्तों भारत रत्न 1991 में मिला था मरणोपरांत। और एक प्रश्न आता है सरदार पटेल से कि सरदार पटेल कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों यह कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी से दोस्तों आप लोग बहुत कुछ याद रख सकते हैं। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसी में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। और 1931 में दोस्तों शहीद आजम यानी कि भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1990 से 2022 तक भारतीय नागरिक को देश में लाने के लिए चलाए गए 9 बड़े ऑपरेशन। दोस्तों मैं 100% बोल रहा हूँ कि इससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग उल्टा शुरू करते हैं दोस्तों, यानी 2022 से शुरू करते हैं। तो अभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि 2022 में अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन से स्टूडेंट को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन जंग के बीच फंसे भारतीय को लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसकी करेंसी रिवनिया है और इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस के बारे में भी जानते होंगे, रूस का राजधानी मॉस्को है, इसकी मुद्रा रूबल है और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2021 में दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में तालिबानी राज स्थापित होने पर भारतीयों को देश में लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इस तरह से मई 2021 में ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना काल में कुवैत, सिंगापुर और कतर से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। मई 2021 में ऑपरेशन वंदे भारत, मई 2021 में ऑपरेशन वंदे भारत चला गया था दोस्तों। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ही अप्रैल 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था। यमन और हुती विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। अप्रैल 2015 में और एक ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में भूकंप के दौरान भारतीयों को वापस देश लाने के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री। फरवरी 2011 में दोस्तों लीबिया, मिस्र और माल्टा के बीच जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चलाया गया था। याद रहेंगे दोस्तों, लीबिया, मिस्र और माल्टा के बीच जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। इसी तरह से दोस्तों जुलाई 2006 में इजराइल और लेबनान की जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। इजराइल और लेबनान की जंग के लिए भारतीयों को लाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन सुकून, जो कि जुलाई 2006 में चलाया गया था। इस तरह से दोस्तों इराक और कुवैत के बीच जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए कुवैत एयरलिफ्ट जो कि अगस्त 1990 में चलाया गया था, अगस्त 1990 में। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है दोस्तों, जिसमें अक्षय कुमार अहम भूमिका निभाई है और उस पिक्चर का नाम ही दोस्तों एयरलिफ्ट है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, इसी के ऊपर वो पिक्चर बनी है, इसको रिलेट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले टॉपिक को। देखिए दोस्तों, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे आप हल्के में ना लें और इसे आप याद कर लें और इसे देखते रहें। तो आइए दोस्तों देखते हैं, किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? 2022 तक। 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% का लक्ष्य 2022। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022। सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य दोस्तों 2022। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य दोस्तों 2022।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य दोस्तों 2023 रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट्स के लिए 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य दोस्तों 2023 रखा गया है। इस तरह से उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी दोस्तों 2023 रखा गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति करने का लक्ष्य दोस्तों 2024 रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य दोस्तों 2024 रखा गया है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने के लक्ष्य 2025। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोस्तों 2025 रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य दोस्तों 2025 तक रखा गया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना यानी कि 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य दोस्तों 2025। राष्ट्रीय रेल परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दोस्तों 2030, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य दोस्तों 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य दोस्तों 2023 रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य दोस्तों 2030। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य दोस्तों 2047। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लेंगे इसे अच्छे से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आज का अपना अगला और अंतिम टॉपिक है भारत की पहली किसान रेल। ठीक है दोस्तों, तो भारत की पहली किसान रेल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। शुरुआत 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया। उद्देश्य किसानों के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए। दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। ठीक है दोस्तों, 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाया गया। आइए दोस्तों जान लेते हैं और कुछ प्रश्न। तो अभी वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उस समय भी नरेंद्र सिंह तोमर ही थे, लेकिन रेल मंत्री अभी दोस्तों कौन है? तो हमारे रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? तो हमारे रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अभी तो दोस्तों वर्तमान में हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK त्रिपाठी जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया कि पहली महाराष्ट्र से देवलाली के बिहार से दानापुर तक चली थी। इस तरह से दोस्तों आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा कि पहली तेजस एक्सप्रेस पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सा है? तो आप लोग इसका आंसर तेजस बताएंगे। तेजस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। और दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड आपसे ये पूछ सकता है कि यह पहली तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो लखनऊ से दिल्ली, पहली लखनऊ से दिल्ली, और दूसरी आपकी अहमदाबाद से मुंबई तक चली थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे फिर कल आपसे इस तरह से ही। हाँ दोस्तों, 2 दिन से मैं टॉप 20 सीरीज आप सबके लिए नहीं ला पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। सोमवार से आपकी टॉप 20 सीरीज़ फिर से शुरू हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।